वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द फैक्चुअल शो में। आज फैक्चुअल शो में हम लोग बात करेंगे ओटोमन एम्पायर के राइज और उसके पीक के बारे में। देखिए, ओटोमन एम्पायर एक बड़ा ही माइटी एम्पायर रहा है। ये वो एम्पायर रहा है जिसने अपने पीक के टाइम पर, जिस टाइम ये अपने बिल्कुल पीक पर था, अपने एक्सपेंशन को लेकर और अपनी पावर को लेकर, उस टाइम इसने मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के एक बड़े एरिया पर 600 से साल कब्जा रखा, 600 से साल राज किया। तो आप ये देखिए, इतने बड़े एरिया पर राज करना, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात होती है। कोई माइटी एम्पायर ही ऐसा कर सकता है। तो ओटोमन एम्पायर अपने वक्त का बड़ा ही माइटी एम्पायर था, इसलिए ये काफी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए इसके बारे में जानना। जैसे मैंने बताया, आज के वीडियो में हम सिर्फ इसके राइज और इसके पीक तक के वक्त की बात करेंगे। बाकी की डिटेल हम किसी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन जिन्होंने ओटोमन एम्पायर के राइज को, ओटोमन एम्पायर के स्थापना को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया। देखिए, ये बात है 1300 एडी की। 1300 एडी में जो मुस्लिम एम्पायर था, सेल्जुक एम्पायर था। जो मुस्लिम तुर्क एम्पायर था वो सेल्जुक एम्पायर था। और इधर एक एम्पायर था बाइजेंटीन एम्पायर, जो मेनली क्रिश्चियनिटी का एम्पायर था। देखिए, एक तरफ तो बाइजेंटीन एम्पायर अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पर था, और दूसरी तरफ मंगोल्स ने सेल्जुक एम्पायर को विखंडित कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं या कबीलों में बोल सकते हैं। अब ये जो तुर्क लोग थे, ये मिलिटेंट नेचर के लोग थे। ये एक तरीके से इनके अंदर लड़ाई और अपना हक लेना, इस सब का जज्बा था इन लोगों के अंदर। ये लोग अपने ग्रुप्स के प्रति बड़े लॉयल होते थे। अब यहाँ पर नीड थी एक सेंटर पावर की, जो इन विखंडित हुए ग्रुपों को, इन छोटे छोटे ग्रुपों को एक तरीके से लीड कर सके। और यहीं से रेज होता है, यहीं से उत्पन्न होता है, या यहीं से स्थापित होता है ओटोमन एम्पायर। अब देखिए, इन सभी छोटे छोटे ग्रुपों में अलग अलग तरह के सैनिक थे। उन सब में एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही पावरफुल लीडर निकल के आए, जिसका नाम था ओस्मान। ओस्मान ओटोमन एम्पायर के संस्थापक थे, और इन्होंने ही ओटोमन एम्पायर की नींव रखी। अब देखिए, ओटोमन एम्पायर ने ओस्मान के टाइम पे एक एनाटोलिया एक रिजाइन था, उसमें सबसे पहले एक मुस्लिम स्टेट की स्थापना की। एक बड़ा छोटा रिजाइन था। अब इसमें जब इन लोगों ने स्थापना की, आगे चल के ये एनाटोलिया ही माइटी ओटोमन एम्पायर बनता है। अब देखिए, ये उस्मान है, ये कुरलुस उस्मान एक टीवी सीरियल है, तुर्किश ड्रामा सीरियल है, जो उस्मान के ऊपर ही है। इसमें देखिए, ये सब जिरगा, इसको मीटिंग बोलते थे, बड़े बड़े फैसले इसी में लिए जाते थे, और ऐसे इन लोगों का पहनावा वगैरह होता था। अब जैसे मैंने आपको बताया, उस्मान ने अपने टाइम में एक नींव रख दी अनाटोलिया में मुस्लिम साम्राज्य की। एक छोटा सा मुस्लिम स्टेट वहां पे क्रिएट किया। आगे चल के जो इनके लोग थे, उन्होंने जमीनें खरीदी, और कुछ पर ये लोग यूनाइट हुए, जमीनें इन्होंने खरीदी, और कुछ कंकर भी की। और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते गए। अब उस्मान के टाइम के बाद में जो दूसरे आते हैं, वो हैं ओरहान गाजी। ओरहान गाजी उस्मान गाजी के लड़के हैं। गाजी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वॉरियर फॉर इस्लाम, इस्लाम के लड़ाई, इस्लाम के लिए लड़ाइयां लड़ने वाले, इस्लाम के रखवाले, ये कह सकते हैं। अब जो ओरहान गाजी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये कि इन्होंने एरिडियोना,
जो बाइजेंटीन एम्पायर की सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी थी उसको कैप्चर किया। आज के टाइम में मॉडर्न तुर्की में है। अब इनके बाद में क्या होता है, इनके बाद में पावर में आते हैं मुराद वन। अब देखो ओटोमन एम्पायर जो था, उस्मान गाजी और हान गाजी मुराद वन के टाइम पर बहुत रैपिडली इस साम्राज्य ने अपनी ग्रोथ की, बहुत रैपिडली इसका एक्सपेंड हुआ ये। लेकिन मुराद वन के बाद में जब बायजीद वन पावर में आते हैं तो कुछ वक्त के लिए इनका एक्सपेंशन इंटरप्ट हो गया। ये 1400 ईस्वी की बात है और इसको इंटरप्ट किया तैमूर दलेम ने। होपफुली आप लोग जानते होंगे तैमूर दलेम कौन है। ये वही तैमूर दलेम है जिसने 1398 में 1398 में इंडिया को इन्वेड किया था ड्यूरिंग तुगलक डायनेस्टी रूल। ठीक है, अब आप लोग समझ गए हैं। अब देखो एक तो इसने कैसे उस्मानी सल्तनत को एक्सपेंशन को इंटरप्ट किया। एक तो इसने जो आज के टाइम में बगदाद है उस सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। आज के टाइम में इराक में है, वैसे ये भी उस्मानी सुल्तानत का पार्ट था, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। और दूसरा, इसने एक अंकारा का युद्ध हुआ उस्मान ओटोमन एम्पायर और इसके बीच में, इसने अब इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से तैमूर दलेम ने उस्मानिया सल्तनत को हराया। अब इन वजहों से इंटरप्ट हुआ उनका एक्सपेंशन। हालांकि बड़ी जल्दी ही तैमूर दलेम ने अपने जो फोकस है वो चाइना की तरफ कर दिया, जिससे जो उस्मानिया सुल्तान है इनको अपनी पावर को फिर से रिगेन करने में, फिर से पाने में और अपने आप को एक्सपेंड करने का वक्त मिला। अब देखो उस्मानिया सल्तनत में जो एक सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होता है 1453 में। किसके टाइम पे? सुल्तान महमद सेकंड के टाइम। सुल्तान महमद सेकंड ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा लिया। अब इसने बाइजेंटीन एम्पायर जो हजारों साल का एम्पायर था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद से ही सुल्तान महमद को महमद द कंकरर कहा जाने लगा। एक तो ये घटना इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बाइजेंटीन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म किया, और दूसरा जो मेन इसका इंपॉर्टेंस है वो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटिनोपल का एरिया है। ठीक है, ये एरिया था उस्मानिया सुल्तनत वाला और ये था कॉन्स्टेंटिनोपल। अब जिसके पास में कॉन्स्टेंटिनोपल होगा उसी के पास बोस्फेरी स्ट्रेट का कब्जा होगा। ये है बोस्फेरी स्टेट, ये आप समझ सकते हैं बोस्फेरी स्टेट। अब इसकी इंपोर्टेंस देखिए, ये बोस्फेरी स्टेट एक तो ब्लैक सी को, ये ब्लैक सी है, इसको कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। ठीक है, दूसरा ये एशिया तुर्की को यूरोपियन तुर्की से ऐड करता है। अब पहले तो ये एरिया, ये कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जे में था बाइजेंटीन एम्पायर के। बाइजेंटीन एम्पायर मेनली क्रिश्चियनिटी का एम्पायर था, तो यूरोपियन जो लोग थे उनको इजी था ट्रेड करना, यूरोप से एशिया में ट्रेड करना। अब क्योंकि इस पे उस्मानिया एम्पायर का कब्जा हो गया तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। तो ट्रेड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसी घटना ने आगे चल के क्रूसेड जो वार हुए, आप लोगों को पता होगा, ये ईसाइयों ने एक धर्म युद्ध की तरह इनको लड़ा है, उनको भी इसी घटना ने जन्म दिया। इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि ट्रेड के लिहाज से और बाइजेंटीन एम्पायर के खात्मे के हिसाब से 1453 में हुई ये कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने की घटना जो सुल्तान महमद के टाइम में हुई, ये ओटोमन एम्पायर की वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट माना जाता है। अब इसको जीतने के बाद भी, अब हम देखेंगे इतना कब्जा होने के बाद भी उस्मानी एम्पायर अभी तक अपने फुल पावर यानी कि अपने पूरे पीक पर नहीं था, अपने पूरे एक्सटेंशन पर नहीं था।
उस्मानी एम्पायर अपने फुल एक्सटेंशन पे आता है सुल्तान सुलेमान के टाइम पे। सुलेमान को सुलेमान द लॉ गिवर भी कहा जाता था। उसकी वजह थी एक तो उनका जो कल्चरल उनके अचीवमेंट्स थी वो, और एक उनकी कोर्ट की भव्यता। कहा जाता है उनके वक्त का कोर्ट बहुत ही ज्यादा भव्य था, और उन्होंने कल्चर में भी बहुत ज्यादा उनके अचीवमेंट्स थी। इन सब को लेके उनको सुल्तान द लॉ गिवर और सुलेमान द लॉ गिवर भी कहा जाता। देखिए उनके वक्त की महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए। एक तो उन्होंने 1526 में एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे सेंट्रल यूरोप को पैनिक में डाल दिया। उन्होंने चढ़ाई की हंगरी और ऑस्ट्रिया की तरफ। हालांकि उनकी सेना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के बाहर तक पहुंच गई। हालांकि ये लोग वियना को जीतने में नाकाम रहे, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया हंगरी को, हंगरी पर अपना कंट्रोल पा लिया। अब इससे पूरे सेंट्रल यूरोप में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये सुल्तान सुलेमानी थे जिन्होंने 1521 में यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण सिटी बेलग्रेड को भी कब्जाया, जिन्होंने बेलग्रेड को भी कंकर किया। इन सभी घटनाओं की वजह से सुल्तान सुलेमान का जो वक्त था, जो दौर था, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ ओटोमन हिस्ट्री कहा जाता है। इस पीरियड में ओटोमन एम्पायर अपने पीक पर था। ये देखिए, ये सब उस वक्त पे ओटोमन एम्पायर के कब्जे वाला एरिया था। ओटोमन एम्पायर ने, मैंने जैसा आपको पहले बताया, 600 से ज्यादा साल इसने मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से पे अपना कब्जा रखा। ये तो हुआ मैप के लिहाज से। और अगर मैं आपको कंट्री के हिसाब से बताऊं तो ओटोमन एम्पायर के अंदर आज की टाइम की बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे तुर्की, ग्रीस, इजिप्ट, रोमानिया, सीरिया, अरेबिया, नॉर्थ अफ्रीका, कोस्टल स्ट्रिप, जॉर्डन, बल्गारिया, मैसिडोनिया, फलस्तीन, लेबनान और बहुत सारा ऐसा। इनके अलावा बहुत सारी कंट्रीज थी जो ओटोमन एम्पायर के अंडर। इसी से आप अंदाजा लगाइए ओटोमन एम्पायर कितना माइटी एम्पायर था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने द फैक्चुअल शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस का आपको सबसे पहले अपडेट मिले।